नमस्कार। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। 5 राज्यों में सत्ता का सेमीफाइनल होने के साथ ही अब फाइनल चुनाव की बारी है। विपक्षी गठबंधन की तैयारियों पर अभी भी सवाल लगा हुआ है, तो वहीं 2024 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। 2024 की रणनीति पर मंथन करने के लिए आज लगातार दूसरे दिन दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पार्टी की मीटिंग हो रही है। मीटिंग में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई सीनियर नेता शामिल हुए। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये पहली बीजेपी की बैठक है। 2 दिन यानी 22 और 23 दिसंबर तक चलने वाली इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार की योजनाओं की आम लोगों तक पहुंचाना है, जिससे आगामी चुनाव में पार्टी की ऐतिहासिक जीत मिले। बता दें कि बैठक में पार्टी के अलग अलग विंग और राज्य इकाइयों को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। बैठक के पहले दिन पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव में जुट जाने का संकल्प दिलाया। वहीं विपक्षी गठबंधन की तैयारियों पर नजर डालते हुए तैयारियों में भारी अंतर नजर आता है। चुनाव में अब बेहद कम वक्त बचा है, लेकिन विपक्षी गठबंधन अभी भी अपनी अंदरूनी कलह के सुलझा नहीं पाया है। गठबंधन में सीट बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, तो वहीं 19 दिसंबर को हुई बैठक के बाद भी सीट बंटवारे पर अभी तक कोई काम नहीं शुरू हो पाया है। टीएमसी ने अपनी तरफ से 31 दिसंबर तक की डेडलाइन तो तय कर दी। सबसे बड़ी मुसीबत उन राज्यों में है जहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है। यहां देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस कितना त्याग करती है। दरअसल दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, झारखंड में क्षेत्रीय मजबूत स्थिति में है, वहीं लेकिन कांग्रेस यहां ज्यादा शेयर चाहती है। हर दल ज्यादा से ज्यादा सीट चाहता है ताकि सरकार बनने की स्थिति में जो दबाव बन सके। अब देखना है कि सीट बंटवारे पर कैसे बात बनती है। वहीं पीएम पद पर भी तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। ममता बनर्जी ने गठबंधन में पीएम पद के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा तो नीतीश और लालू नाराज हो गए, यानी पीएम के उम्मीदवार पर सहमति बनना भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में विपक्ष एनडीए का कैसे मुकाबला करेगा, जो एकजुट है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है। देखिए, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया और बता दें कि चुनाव जीतने के बाद 3 राज्यों में भारी बहुमत से जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये पहली बैठक की। इस बैठक में कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। बता दें कि इस बैठक में किस प्रकार से 2024 की रणनीतियां होंगी और तमाम मुद्दों पर बातचीत की जा रही है, साथ ही मंथन किया जा रहा है। बता दें कि बैठक में जेपी नड्डा के साथ साथ पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ये बैठक की गई। बता दें कि 2 दिन की ये बैठक बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से देखी जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी गठबंधन को सामना करने के लिए अपनी तैयारियां लगातार तेज कर रही है। जहां एक तरफ इंडिया वाला गठबंधन सीट शेयरिंग और पीएम फेस में उलझा हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 की रणनीतियां बना रही है। अब देखना यह होगा कि क्या इंडिया गठबंधन इस बार भी पीछे रह जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतियों के सहारे और अपने संकल्पों के सहारे आगे बढ़ जाएगी। बता दें कि कल इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की, नेताओं से संवाद किया और इस संवाद के दौरान उन्होंने पार्टी को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि जमीनी स्तरों से जुड़ना है, लोगों से, जन जन से संवाद करना है, ताकि जमीनी जो मुद्दे हैं उन पर हम कार्य कर सकें। वहीं दूसरी ओर अगर इंडिया गठबंधन की बैठकों की बात करें तो अभी तक कोई भी निष्कर्ष खुलकर सामने नहीं आ पाया है। जहां एक तरफ सीट शेयरिंग की लड़ाई है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश और लालू मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम के सुझाव के बाद काफी नजर आए। देखिए, बता दें कि ममता बनर्जी द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए दिया गया, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने सहमति जता दी। लेकिन इस पूरी सहमति को लेकर काफी नाराजगी इंडिया गठबंधन में देखी गई। तो आज मुद्दा में इसी पर बात करेंगे और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता मनोज पंडित जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नसीम खान जी जुड़ चुके हैं। नसीम खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा जी भी जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए मनोज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार किन किन मुद्दों को आप लोग साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री भी लगातार मीटिंग ले रहे हैं। अब ऐसे में क्या मुद्दे होंगे इस बार? देखिए नलिनी जी, मुद्दे देश के विकास का मुद्दा
सुरक्षा का मुद्दा, साइबर क्राइम का मुद्दा, ये ऐसी चीजें हैं जिससे कि काफी जो नई समस्याएं हैं उनको खत्म किया जा सकता है। आप देखिए अभी सत्र में जो है नए आईपीसी, पूरी आईपीसी को बदलने के लिए हम लोग ले आए हैं। वो पूरा जो सिस्टम है वो पूरा होम मिनिस्टर ने सारा का सारा बदल दिया। नई आईपीसी जो कोर्ट्स में डेट्स लगती थी, डेट्स पे डेट्स लगती थी, उन सब चीजों के लिए लोग नहीं आते थे, अधिकारी नहीं आते थे, ट्रांसफर हो जाता था, तो बड़ी समस्याएं होती थी। सबको डिजिटलाइजेशन पे ले जाके और सबको एक साथ कनेक्ट करके उस चीज को डाल दिया गया। तो मेरा मानना यह है कि काफी रोड मैप हम लोगों ने बनाया है, उस रोड मैप पे काम कर रहे हैं और 2024 से लेके 2029 तक पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार है और वो ब्लूप्रिंट, उसी ब्लूप्रिंट पे भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। जी, हमारे साथ नसीम जी भी बने हुए हैं। नसीम जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि देखिए आप लोग जहां अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर उलझे हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी 24 को लेकर अपने संकल्प साध रही है। ऐसे में कहीं आप लोगों के लिए मुश्किलें ना बढ़ जाएं सर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मंथन लगातार जारी है। मैं नलिनी जी आपसे पूछता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन दल है एनडीए जी, क्या उसमें सीट सेलिंग सबके सामने पेश कर दी गई है जी? क्या देश के सामने सभी पार्टियों का जो इनका गठबंधन दल है, 32-33 पार्टी हैं, उनकी सारी सीट शेयरिंग किस किस को कितनी सीट मिलेंगी, क्या ये उनके सामने देश के सामने रख दी गई है? अभी भारतीय जनता पार्टी में सीट शेयरिंग की कोई बात नहीं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी में सीट शेयरिंग की बात इसलिए भी नहीं होती कि वहाँ तानाशाही है और पूरे गठबंधन को दबाया हुआ है। हम खुल करके सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। अभी 100 दिन बाकी हैं चुनाव में लगभग, और 100 दिन पहले ही हमारा पूरा एक जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो पूरे देश के सामने बैठता है, मीडिया के सामने बैठता है और फिर उसके बाद जो अंदर बात होती है उसको बाहर आकर के हम देश के सामने बताते हैं मीडिया के माध्यम से कि हमने ये तय किया है। हम खुल के ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करें और एक दूसरे का सम्मान करते हुए बात कर रहे हैं। जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, हमारे यहाँ कमेटी बना दी गई है, सारी विपक्षी दलों जो हमारे क्षेत्रीय दल है उनके यहाँ कमेटी बना दी गई है। बहुत जल्दी बैठ करके आपके माध्यम से पूरे देश को पता चल जाएगा कौन किस स्टेट में कहाँ कितनी सीटों पर लड़ेगा। और जहां तक आपने प्रधानमंत्री के चेहरे की बात की, चेहरा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि इस समय जो दमनकारी सरकार है, जो लोगों की भावनाओं को आहत कर रही है, खिलाड़ी अपने जो उनको इनाम रिवार्ड मिले हैं उनको वापस कर रहे हैं, कोई ओलंपिक से अपने जो है संन्यास ले रहा है, मतलब रो रहे हैं लोग, चीख रहे हैं लोग, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, आत्महत्याएं हो रही है। ये दमनकारी सरकार को कैसे हटाया जाए? सबसे पहला काम कि सारा विपक्ष मिलकर के इस सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के इसको बाहर का रास्ता दिखाए, उसके बाद देश को विकासशील रास्ते पर ले जाया जाए। मतलब नसीम जी, विकास की बात नहीं होगी, सिर्फ सबसे पहले आप लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने की बात करिएगा। देखिए, देश जिस गड्ढे में जा रहा है, देश के अंदर जो अफरा तफरी फैली हुई है, वो जब ही ठीक होगी जब सरकार, मौजूदा सरकार हटेगी। संसद से 100 कुछ सांसदों को बाहर कर दिया जाता है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर बेरोजगारी और तानाशाही के नाम पर अपनी जान को खतरे में डालकर कुछ युवा जो उन्हें कूदना नहीं चाहिए था, उनका प्रोटेस्ट जायज था, लेकिन उनको पार्लियामेंट की सुरक्षा को खतरा करते हुए और अपनी जान को खतरे में डालते हुए उन्हें नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक सरकार ने ये नहीं पूछा जिस सांसद के पास रिकमेंडेशन पर वो पास लेकर के अंदर आए थे, उस सांसद का क्या क्या उसका निलंबन नहीं किया। विपक्षी जब इस बात पे सवाल पूछ रहे हैं सांसद, उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। तो देश के अंदर ये जो स्थिति पैदा हो गई है, इस स्थिति को ठीक करने के लिए सबसे पहले सरकार को जाना होगा। उसके बाद जो सरकार आएगी इंडिया गठबंधन की, जो कि लोगों की समस्याओं के लिए बात करती है, गारंटी की बात करती है, 500 रुपए सिलेंडर बिकवाने की बात करती है, 25 लाख का चिरंजीवी योजना की बात करती है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जब हो सकती है जब ये सरकार हटेगी। चलिए, आपने बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े कर दिया, आपने बहुत सारे पॉइंट्स भी उठा दिए। इन सारे पॉइंट्स पे मैं मनोज जी से प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन बहरहाल हमारे साथ रवि जी भी बने हुए। सबसे पहले मैं रवि जी के पास आना चाहूंगी। रवि जी, जिस प्रकार से 2024 लोकसभा के चुनाव बेहद करीब है और ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2024 की लड़ाई जो है बीजेपी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जबकि मैं समझता हूं जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की अभी चौथी मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद जिस प्रकार से नीतीश कुमार और लालू यादव बिना पीसी किए बाहर आ गए थे, तो यह लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पूरी अभी तरह से उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कहानी इसके अंदर कहाँ पेच आता है। पेच सबसे बड़ा यह है कि देखिए, वो सीट शेयरिंग के लिए सबसे बड़ा मैटर है
उसके बाद पीएम पद के दावेदारी के लिए। बात समझिए, लालू यादव कांग्रेस के शुरू से समर्थक रहे हैं और हमेशा साथ निभाया है, पर ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने दिया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक खेला है। आप समझिए, इसके पीछे का खेला समझिए, और उसको अरविंद केजरीवाल तुरंत समर्थन भी दे देते हैं। तो ये इसके अंदर जो है असल में कहानी क्या है कि कहीं ना कहीं गांधी नेहरू परिवार से साइड हटकर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने बड़ा चौका मारने की कोशिश किया है। और लेकिन उसकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार भी खुद को पीएम के रूप में दावेदार बनाना चाहते हैं, और अगर वो पीएम के दावेदार बनते हैं तो मुख्यमंत्री की सीट उनके बेटे लालू प्रसाद यादव के बेटे को मिलेगी। तो ये पूरा खेला चल रहा है, और इसके बीच में ये जो पेच फंसते नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाली मीटिंग के बाद पता चल पाएगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता इतनी आसान रहा है, बहुत मुश्किल है इंडिया गठबंधन के लिए। अगर मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर अपने दम पर पूरे देश में लड़े तो उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की राहें अभी से ही पेचीदा होती नजर आ रही हैं। और खासकर जिस प्रकार से ये जो जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं, वो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय स्तर पर जब सीटों को बंटवारे, सीट शेयरिंग की बात होगी, और वो क्या क्षेत्रीय पार्टियों के दबाव में कांग्रेस पार्टी स्थानीय लेवल पर काम कर पाएगी, तो ये अपने आप में, क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ता जो मेहनत करेगा, क्या वो जो छोटे दल है वहाँ के, जो जिनका वहाँ पे वर्चस्व है, अच्छा वर्चस्व है, उनके साथ जब वोट शेयरिंग की सीट शेयरिंग की बात होगी तो बहुत सारी दिक्कत सामने आएगी। तो मुझे इतनी आसान राह नहीं लग रही अभी, क्योंकि अभी बहुत सारे पेच फंसने बाकी हैं। तो लेकिन इतना क्या है कि जिस प्रकार से, जिस तेजी से बीजेपी अपने लगातार मंथन कर रही है और जिस प्रकार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, ऐसे में इनके लिए इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और जिस प्रकार से खासकर साउथ का, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साउथ का चेहरा है, बेशक से वो एक अपने आप को दलित चेहरा बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साउथ का चेहरा, क्या हिंदी भाषी चेहरा राज्यों के लिए सही साबित होंगे, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नसीम जी, देखिए बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर रवि जी ने उठा दिया है कि साउथ के लिए वो बेहतर चेहरा होंगे, लेकिन क्या हिंदी भाषी बेल्टों के लिए भी मल्लिकार्जुन खड़गे एक बेहतर चेहरा होंगे? और अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि संसद में जिस प्रकार से लोग घुसे, उनकी मांगे जायज थी, लेकिन उन्हें उस प्रकार से नहीं घुसना चाहिए था। मतलब आप मानते हैं कि कोई भी इंसान आकर संसद में हमलावर हो सकता है? आपने जिस बात को कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, जी, कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी साउथ का चेहरा है, मुझे एक बात बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी किस प्रदेश के चेहरा थे मुख्यमंत्री जब थे? किस प्रदेश के? गुजरात के चेहरा थे। वो साउथ के थे या नहीं थे? आपके हिंदी बेल्ट के थे नहीं थे? लेकिन सर आपने कहा नसीम खट्टर जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, खट्टर जी किस क्षेत्र के चेहरा थे? योगी जी किस क्षेत्र के चेहरा थे? आप सरकार आ जाने दीजिए। और मुद्दा ये नहीं है कि खड़गे जी का नाम लिया गया तो लालू जी बाहर आ गए, नीतीश जी परेशान है। देखिए, 4-5 राज्यों की मतगणना के बाद, जब 5 राज्यों की मतगणना के बाद शॉर्ट पीरियड पे, शॉर्ट टाइम पे कांग्रेस ने बैठक बुलाई इंडिया गठबंधन की, उस समय कुछ लीडरों के पास समय नहीं था, उसी टाइम एपिसोड बन गए, पूरे के पूरे जो है ब्रेकिंग न्यूज चल गई कि इंडिया गठबंधन में टूट हो गई, इंडिया गठबंधन के नेता नहीं आए, अब इंडिया गठबंधन नहीं बन पाएगा। पूरा 1 घंटे का एपिसोड चला। अच्छा, एपिसोड बना था नसीम जी, आप कह रहे हैं महज एपिसोड बना था, फूट नहीं थी। नलिनी जी, उसके बाद में जब इंडिया गठबंधन की बैठक दोबारा बुलाई गई तो सारे नेता सब मंच पे थे, और कल 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली के अंदर, वहां भी इंडिया गठबंधन के सारे नेता थे। यही तो मेरा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में पारदर्शिता है, हम लोग साथ मिलकर एकजुट होकर मीडिया के सामने आकर अपने सीट शेयरिंग को लेकर चीजें खुलकर बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इतनी पारदर्शिता अगर है तो फिर जब मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम पद के लिए नाम लिया गया तो नीतीश और लालू वॉकआउट क्यों कर गए? मुझे नहीं लगता कि उन्हें शायद पहले से पता था। आप इसको वॉकआउट कह सकते हैं, क्योंकि आप बाहर से देख रहे थे। हो सकता है लालू जी बीमार हैं, हो सकता है वो बाहर निकले हों किसी काम के लिए। अच्छा, तो उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों बड़े चेहरे क्यों नहीं मौजूद थे सर? कहीं हो सकता है, इतने बड़े लीडर हैं, एक मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है, हो सकता है कहीं चले गए हो। लेकिन मुझे बता दीजिए, लालू जी ने, नीतीश जी ने आपसे कहा या देश की किसी मीडिया से कहा? कोई भीतरी अंतरकला नहीं है, उसके बावजूद आपके नेता कह देते हैं एमपी में कौन अखिलेश वकिलेश, कमलनाथ जी का बयान है, आप कह रहे हैं पारदर्शिता से रखते हैं। चलिए इसी पर प्रतिक्रिया मनोज जी की ले लेते हैं। मनोज जी जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए। चले गई, आपको जब ये बात कहनी है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मेरी बात सुनिए जी। क्या नीतीश लालू जी ने कहा हम नाराज है?
मुद्दा इस समय मणिपुर के अंदर जो चलिए वसीम जी, आऊंगी मैं आपके पास, आपसे जवाब लूंगी इस बात का। मुद्दा ये है लोग अपनी जान को खतरे में डाल रहे। मुद्दा ये है कि हमारे देश में कर्ज बढ़ गया है। मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत के साथ देश में खड़ी हुई है। चलिए मनोज जी से इसी बात पे प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मुद्दा ये है। नसीम जी देखिए, दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए। मनोज जी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए नलिनी जी, स्थिति क्या है कि कांग्रेस 130 साल पुरानी पार्टी है और 130 साल पुरानी पार्टी की आज हालत ये हो गई है कि समाजवादी पार्टी से भी हाथ जोड़ के ये बात करते कि ठीक है जी हमें 2 सीटें ही दे दो, हम 2 पे ही चुनाव लड़ लेंगे। और रही बात ये कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को मंथन करने की आवश्यकता है, कांग्रेस को सोचने की आवश्यकता है कि 130 साल पुरानी पार्टी आज किस कगार पे आगे खड़ी हो गई कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें करना क्या चाहिए। इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कुछ रोड मैप नहीं है कि करना क्या है। हमें सिर्फ एक ही चीज का विरोध करना है, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है। मोदी जी के विरोध से काम नहीं चलेगा, ये व्यक्तिगत विरोध की चीजें नहीं है। यहाँ पर आप देश के लिए रोड मैप तैयार कीजिए, क्या कल्याणकारी योजना लाएंगे वो बताइए, इन सब चीजों को बताइए, तभी तो चीजें चलेंगी। आप सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध करेंगे, आप सिर्फ सत्ता के लिए लड़ने की बात करेंगे तो नलिनी जी जनता आप जानती है और जनता समझती है कि उनका भविष्य सुरक्षित कहाँ है, उनकी चीजें सुरक्षित कहाँ है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताती है। अभी 5 राज्यों के चुनाव में आप देखिए 3 राज्यों में बम्पर जीत के साथ बीजेपी लौट के वापस आई और चीजों को बनाया। तो ये एक सेमीफाइनल चुनाव था जो विपक्ष कहता था कि इस 5 राज्य के चुनाव में ही पता चल जाएगा कि 2024 की तस्वीर क्या होगी। तो अब जनता को भरोसा है इस चीज पे और वो भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने कमाया है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो पूरा किया है। और हमारी कहते हैं ना, एक नारा था मोदी ही गारंटी है, वो गारंटी कहीं ना कहीं पूरी की है, तभी तो चीजें बन रही हैं। अगर वो गारंटी हम लोगों ने ना पूरी की होती तो कैसे बनती। तो ये अभी तो इनका पीएम पद की बात कर रहे हैं, अभी सीटों की शेयरिंग की बात होगी। आप देखिएगा धीरे धीरे क्या होने वाला है गठबंधन का। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपनी ईमानदारी से, हम अपनी नीयत से एक चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वही करेंगे। हमारी सोच तो ये है कि हम देश को कैसे आगे ले जाए, देश में क्या हमें बढ़ाना है, चीजें उनकी तैयारी करें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। हमारा किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे 141 लोगों को पार्टी से लोकसभा से बाहर निकाल दिया, इतिहास में पहली बार हुआ। अरे ये भी इतिहास में पहली बार हुआ कि आप बैल में आके चीजों करके आप देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका वीडियो बना रहे हैं। और ठीक है, वसीम खान की बात पर रवि जी भी प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे। मनोज जी, मैं रवि जी से भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। रवि जी अपनी बात रखिए। देखिए बात ये है कि कांग्रेस पार्टी की क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को लेके नाम को लेकर क्या वो सेटिस्फाइड हो पाएगी। सबसे बड़ी सवाल तो वही खड़ा होता है। बात नीतीश कुमार या लालू यादव की छोड़ दी जाए तो बात सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी खुद अपने जो राहुल गांधी है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जो मेहनत कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि क्या गांधी नेहरू परिवार से हटकर कि अब मनमोहन सिंह को सत्ता में लेकर आए, लेकिन मनमोहन सिंह की जब सरकार बनी तब सारा देश जानता है कि 10 जनपद जो है से काम होता था, ये 7 RC होता था, सब बड़ा सारा देश जानता है। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी, क्योंकि उस समय तो प्रधानमंत्री नहीं बना पाए किन्हीं कारणों से, लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे राहुल गांधी है कांग्रेस पार्टी में। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी जी को हटाकर, उनका नाम हटाकर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बड़ा बवाल मच जाएगा अगर यह तय किया जाता है। तो मुझे लगता है क्योंकि अगर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो आज इसी उम्मीद पर है कि राहुल गांधी जी को जो है प्रधानमंत्री रूप में दावेदारी पेश की जाए। तो ऐसे में क्या खुद कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कभी कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ गया है। तो ये तो देखिए नीतीश कुमार और लालू यादव जी को हम एक साइड भी कर रहे हैं और बाकी नेताओं की हम, और शायद यही एक बड़ा खेलने की कोशिश जो है ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि आप देखिए मीटिंग से पहले इन दोनों ने मीटिंग की थी और मीटिंग के दौरान इनके बीच में सहमति बनी थी इस बात को लेकर कि ये नाम पे जो है मसौदा पेश करेगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे की खेल क्या है ये समझने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी कभी नहीं चाहिए कि राहुल गांधी को छोड़कर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ गया है। तो कहीं ना कहीं यह कांग्रेस के लिए बड़ा पेचीदा है, इतना आसान नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि राह जो है इतनी आसान नहीं है, अभी बहुत मुश्किलात आगे आएंगी
और जिस प्रकार से जनवरी के 30 जनवरी के आसपास जो है रैलियां शुरू की जाएंगी, तो टाइम बहुत थोड़ा बचा है, उतना टाइम नहीं बचा, क्योंकि अगर इस गठबंधन पर काम भी होता है और सीट शेयरिंग पे बात भी हो जाती है, तब भी पीएम दावेदारी भी पेश की जाती है, तो किसी का चेहरा भी आगे रह जाता है, तो क्या मोदी जी के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ा चेहरे के रूप में साबित हो पाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो चलिए वो भी अगर हो जाता है तो अगर और सीट शेयरिंग के बाद इलेक्शन भी हो जाते हैं और जीत भी हासिल होती है, तब उसके बाद भी क्या 5 साल की स्थायी सरकार दे पाएंगे? इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं। चलिए नसीम जी, आपसे मेरा सवाल यही है नसीम जी, देखिए लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, रवि जी ने भी ये सवाल उठा दिया कि क्या कांग्रेस त्याग करने के लिए तैयार है? क्या इंडिया अलायंस को ऊपर पहुंचाने के लिए कांग्रेस त्याग करेगी? नलिनी जी, पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूं जो ये कहते हैं मोदी की गारंटी है जी। अगर देश में कोई झूठी गारंटी है, धोखा गारंटी है, तो नरेंद्र मोदी की जुबान की गारंटी है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख की बात कही थी हर एक के खाते में, आज तक नहीं आए। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने 35 रुपए पेट्रोल की 2014 में बात की थी, आज तक नहीं हुआ, 100 के पार कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने डॉलर के मुकाबले रुपए के मजबूती की बात की थी, आज रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर है। नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के अंदर 450 सिलेंडर की बात की थी, आज सरकार बने हुए कई दिन हो गए, आज तक 450 का सिलेंडर नहीं किया। अगर पूरे राज्यों में कहीं झूठ की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, वो नरेंद्र मोदी नामक फैक्ट्री है, जो वादा करता पूरा नहीं करता। हमने कर्नाटक के अंदर, हिमाचल के अंदर और अभी अभी तेलंगाना के अंदर जो गारंटी है, यदि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी ने कहा था मन से और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था, वो हमारे मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट के अंदर पास कर दी। दूसरी चीज, आप जो त्याग की बात करती है, बात त्याग की जो आप करते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी त्याग देगी? निश्चित रूप से इस देश को बचाने के लिए, इस देश को तानाशाह से दूर रखने के लिए कांग्रेस को जो भी त्याग देना पड़ेगा देंगे। जहां तक बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात सवाल उठाया गया कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इसमें कांग्रेस के अंदर विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि गांधी परिवार का आदमी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आई तो कांग्रेस के एक एक वर्कर ने, मैं भी वोटर था कांग्रेस के अध्यक्ष चुनने के लिए, हमने निष्पक्ष होकर के मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट देकर के कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। लेकिन सर सवाल तो यही है ना कि अलायंस में अभी सीट शेयरिंग पर ही आप लोग उलझे हुए हैं, दूसरी पार्टी रणनीति बना ले रही है। अभी 10 मिनट बोला है, आपने उसको नहीं टोका, मेरे बीच में टोक देती है। नसीम जी, मैं आपको मौका दे रही हूँ बात रखने का। संसद में नरेंद्र मोदी विपक्ष की आवाज को दबा रहा है, इस एपीएन पर नलिनी सिंह विपक्ष की आवाज को दबा रही है। इन दोनों में समान कमाल की बात है नसीम जी, आप लोगों से सवाल कर लीजिए तो आप लोग पत्रकारों को विपक्ष की आवाज दबाने जैसा बताने लगते हैं। मेरा बहुत ही साधारण सा सवाल था सर, रणनीति कब बनाएंगे? चुनाव है 2024 के। नॉन स्टॉप शताब्दी की तरह बोल रहे हैं, मुझे आप पैसेंजर बना देती है बीच में रोक करके, ऐसा नहीं चलने देंगे। नहीं, ये तो आपकी ये तो आपकी सोच है सर कि मैं आपको पैसेंजर बना रही हूँ। अपनी बात रखिए ना, मैंने आपकी बातों से ही एक सिंपल सा सवाल पूछा आपसे। मैं जो बोल रहा हूँ, देश जो सुनना चाहता है आपके चैनल के माध्यम से, आपका नेशनल चैनल नहीं, अगर इतनी गारंटियां हैं आपकी, इतनी गारंटियां जनता को आपकी पसंद आई, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आपकी जीत क्यों नहीं हुई? आपकी गारंटियां क्या लोगों को समझ में नहीं आई सर? तेलंगाना की आप बात कर रहे हैं, कर्नाटक की बात कर रहे हैं, सीट शेयरिंग पे मैं आपसे बात करती हूँ तो आप कहीं और पहुंच जाते हैं। पसंद नहीं किया, तेलंगाना के अंदर क्यों नहीं कहती मोदी को हार गए, पसंद नहीं? आप इस प्रकार से मेरे से बात नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पैसेंजर बना रही हूँ आपको। सीधा सा साधारण सा मेरा सवाल है। देखिए, मैं तो बीजेपी के नेता से भी सवाल कर रही हूँ। नलिनी जी, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, मुझे कहने दीजिए। आपका कहना है कि हमें पसंद नहीं किया छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर। नहीं, मेरा नहीं कहना है सर, मेरा कहना बिल्कुल नहीं है। मैं जनता का सवाल आपसे पूछ रही हूँ। हिमाचल के अंदर मोदी जी को पसंद नहीं किया। हाँ, बिल्कुल नहीं किया, होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं किया, इसीलिए आप वहां पर सरकार बना पाए। मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये था। देखिए नसीम जी, डिबेट को आप कोई और रुख देना चाहेंगे तो वो किसी और रुख में चली जाएगी। मंत्री चेहरा बनने के लिए जब हमारी CWC की वर्किंग कमेटी और इंडिया गठबंधन जिस आदमी को भी प्रधानमंत्री पद का चेहरा, चलिए वक्त का अभाव है, मैं माफी चाहूंगी नसीम जी, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। एक आखिरी सवाल से मैं चाहूंगी कि 10 सेकंड में आप प्रतिक्रिया दें, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मैं आपको मौका नहीं दे रही हूँ। देखिए, गठबंधन में आप लोग आपस में उलझे हुए हैं, ऐसे में रणनीति कब 2024 की बनेगी? और अगर नहीं बन पाई तो क्या इस बार भी बाजी भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी? निश्चित रूप से नलिनी जी, हम गठबंधन में कहीं नहीं उलझे हुए हैं।
सबसे तेज अगर जो देश के अंदर गठबंधन काम कर रहा है, लगातार बैठकें हो रही है, सीट शेयरिंग की बात हो रही है, चेहरे की बात हो रही है और एकजुटता की, प्यार भाईचारे में आपस में एकजुट होकर के सरकार में आने की बात हो रही, तो इंडिया गठबंधन की। चलिए मनोज जी 10 सेकंड में, क्योंकि वक्त का अभाव है, इनकी बात की प्रतिक्रिया जल्दी से। नलिनी जी, सच्चाई हमेशा बुरी लगती है और सच्चाई को बर्दाश्त करने की हिम्मत चाहिए होती है, जो कांग्रेस में नहीं है जी। आप ये बताइए, आपके ऊपर भी एलिगेशन लगाएंगे तो अभी आपको पैसेंजर बताने की बात कर रहे थे, अगर ज्यादा होते तो अभी भाजपा का प्रवक्ता बता देते आपको। अरे भाई, आप ये देखिए कि आप दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले आप अपने गिरबान में झांक के देखिए ना कि आज आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई, आज आप इस जगह कैसे आगे बैठ गए। आप इस बात पे विचार करते नहीं, आप सिर्फ ये कहते हो कि आपने मुझे रोक दिया, उनको नहीं रोका। ये सब बेसिर पैर की बातें हैं। चलिए माफी चाहूंगी आप सभी से, माफी चाहूंगी मैं, आप सभी को रोकना पड़ रहा है, वक्त का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ अपनी चर्चा और अपनी सूझबूझ हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए मुद्दा में बरसात, बस इतना ही। नमस्कार।